नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कल के एपिसोड में हमने उनका बाल्य जीवन, बचपन, कितना नटखट था, किस प्रकार से देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत था, उनके भविष्य की सारी इबारत स्पष्ट दीवार पर लिखी दिख रही थी सबको, उनके जानने वालों को, उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, माता पिता को, सभी को पता चल रहा था कि ये विलक्षण बच्चा कुछ तो भी विलक्षण करेगा। सुभाष चंद्र प्रत्येक दिन शाम को नदी के किनारे जा बैठता था। डूबते हुए सूर्य को वो टकटकी लगाकर देखता। चारों ओर की शांति वह अपने हृदय में भर लेता था। सुभाष के भाई उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए और मां को भी उनके साथ जाना था, उनकी देखरेख के लिए, भोजन आदि के लिए। मां उनके पास रहने लगी। सुभाष अपनी मां को पत्र लिखता। वो पत्र बहुत चर्चित होते। उन पत्रों में वो जिस प्रकार के विचार लिख रहे थे सुभाष बाबू, वो सब पढ़कर सुनकर सबको आश्चर्य होता। जैसे क्या लिखते थे, एक पत्र में शुरू में उन्होंने क्या लिखा, जो भी प्राप्त करे वे सब श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। सुभाष आध्यात्मिक होता जा रहा है। देशभक्त तो था ही था, ये अंतर्मुखी होता जा रहा है। ये भारतीय दर्शन को भी निकट से देखने समझने लग पड़ा है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पशु ईश्वर की ना कल्पना कर सकते हैं और ना प्रार्थना। ऐसे ही किसी पत्र में लिखते, मुझे श्रद्धा चाहिए परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य संपन्न स्वरूप पर, मुझे श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ज्ञान। फिर एक पत्र में लिखते, पुष्प वाटिका में प्रतिदिन नए फूल खिलते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में नित्य नई कल्पनाएं उमड़ती हैं। इन मानसिक आविष्कारों को मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? सुभाष अपनी मां को। ये सब तुम्हें सुगंधि के समान सुख देते हैं या कांटों के समान कष्ट? मां, तुम मेरी निकटतम आत्मीय हो, इसलिए मैं बारंबार ये पत्र लिखता हूं, अंतरंग से अवगत कराता हूं। मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है इसका मैं आपको परिचय देता हूं मां। इस युग में परमेश्वर ने, भगवान ने बाबू लोग नाम की अद्भुत वस्तु उत्पन्न की है। अब देखिए जरा क्या पल रहा था उनके अंदर। बहुत बड़ा काम करना था उनको। उस काम में पुरुषार्थ और परिश्रम की आवश्यकता थी। क्या बोलते हैं सुभाष बाबू?
ईश्वर ने भले ही चंगे अच्छे भले हाथ पैर दिए हैं, परंतु हम 40 मील चल नहीं सकते। उनकी आंखों के सामने बड़ा लक्ष्य था। पिलपिले लोग, सड़े गले लोग, सहमे लोग, ढीले ढाले लोग, आलसी लोग, बलहीन लोग उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। और वो कहते, हमारे 2 हाथ भी हैं, परंतु उनका उपयोग करने में हमें लज्जा आती है, क्योंकि हम बाबू हैं। शुरू में उन्होंने कहा, अद्भुत वस्तु उत्पन्न की है बाबू नाम की। ईश्वर ने हमें हृष्ट पुष्ट शरीर दिया है, परंतु हम कष्टों से जी चुराते हैं। हम आलसी और अकर्मण्य बने हैं। जन्मे उष्ण प्रदेश में हैं, परंतु हम गर्मी से घबराते हैं। और जाड़े के दिनों में बहुत बड़ा लाबादा ओढ़कर हु ठंड से दांत किटकिटाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मर गए, ठंड बहुत है। ये सब कहकर हम बैठे हुए क्या बोल रहे हैं? ये सब बोल रहे हैं क्योंकि हम बाबू हैं। शरीर को जरा भी हम कष्ट नहीं दे सकते, सहन नहीं कर सकते। हम मनुष्याकार पशु नहीं, पशु से भी गए बीते हैं। बुद्धि होते हुए हम उसका उपयोग नहीं करते। हम सुखासीन और विलासी बन अपनी क्षमताएं खो बैठे हैं। सुभाष उस समय, जिस सुभाष को बहुत बड़ी राक्षस सत्ताशाही से, उस चुनौती से मुकाबला करना था, सामना करना था, तो भाई इन लोगों से कैसे होगा? ये तो बहुत कुछ भूल गए हैं। सुभाष का पत्र आते ही सब भाई उस पर टूट पड़ते। सुभाष कटक में है और पत्र कलकत्ता में अपनी मां को, जो भाइयों की सेवा के लिए वहां गई है। फिर उसका सामूहिक वाचन होता था। भाई एक पढ़ेगा, सब सुनेंगे, और खूब चर्चा छिड़ती थी। सतीश उनका एक भाई कहता, 15 वर्ष की आयु में इसे खाने पीने खेलने में मगन होना चाहिए, और ये क्या कर रहा है? फिर एक भाई शरद कहता, गगन को छूने वाले विचार और इतनी सशक्त भाषा शैली, ये सब इसने कहां से पाया? और सुरेश एक और भाई बोलता, कोई महात्मा इसे हिमालय ना ले जाए। आजकल ये अध्यात्म की, अंतर्मुखी ज्ञान की, भंडार की, ये उस समुद्र में गोते लगाने लग पड़ा है। ये कहीं उसमें गहरे पेट ना चला जाए और कोई महात्मा उसको हिमालय पर्वत ना ले जाए। आजकल ये भक्ति की बातें करने लगा है। इन उद्गारों को सुन प्रभावती देवी, तीनों भाइयों की अलग अलग चर्चाएं होती, तो मां प्रभावती देवी का मन कांप उठता। कलकत्ता आने पर जानकी बाबू भी उन पत्रों को पढ़ते थे। अभी तो जानकी बाबू सुभाष के पास थे, पिता के पास थे। जब कलकत्ता आते पत्र तो वही जाते थे ना, वो भी कांप उठते। कल्पना आने पर, कलकत्ता आने पर जानकी बाबू भी जब उन पत्रों को पढ़ते तो उनका हृदय कांप उठता, तरह तरह के विचार आने लगते। और वो बचपन का सुभाष, वो सुभाष जब से उसको देख रहे हैं, एक से एक विलक्षण सोच और कार्य को करता हुआ, अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक सुभाष,
वह कहते, इतने प्राउड और सुंदर विचार, कोई पिछले जन्म का सिद्ध महात्मा हमारे घर में आ गया है, उसने यहाँ जन्म ले लिया है। एक दिन सुभाष विवेकानंद ग्रंथावली ले आया, उनके वॉल्यूम सारे के सारे विवेकानंद की, और उनका पठन मनन करने लगा। अपने पाठ्य पुस्तकों पर एक लाइन लिखी उन्होंने, आत्मनो मोक्षार्थ जग द्वितीयाय च, लिखने लगा। कटक के अनेक शिक्षा प्रेमी, कटक के और भी जो विवेकानंद प्रेमी थे, शिक्षा प्रेमी थे, संस्कारों वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, वो भी विवेकानंद के साथ जुटने लगे और कुछ एक टोली बन गई। ये सब एकांत स्थान में ध्यान, पठन, भजन करते। सुभाष घर के कोने में आंखें मूंद कर घंटों बैठा रहता। कभी वे वन में चला जाता। सब सुभाष के भविष्य की चिंता करने लगे। मार्च 1913 में उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सुभाष को किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा था। वे अपनी उत्तर पुस्तिका समय से पूर्व ही शिक्षक को, टीचर को दे देते थे। सब उसके बारे में निराश थे, परंतु सुभाष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। संपूर्ण प्रांत में उसका दूसरा क्रमांक आया, सेकंड पोजीशन में था। अब सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाने लगा। कलकत्ता के नव विवेकानंद समूह का वह सदस्य बना। विवेकानंद ग्रंथावली तो पहले भी वाचन कर चुके थे। विवेकानंद के लिए उनके मन में पहले ही अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। वहां आके वो नव विवेकानंद समूह के सदस्य बन गए। विवाद ना करने की तथा दीन दुखियों की सेवा करने की उसने शपथ इन्हीं दिनों ली। आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक सेवा को प्रत्यक्ष में लाने हेतु वह कई प्रयोग करने लगे। कई तरह के काम जो आता गया वो करते चले गए कि मैं सीखूंगा, इसी से मैं अपने आप को समझूंगा, मैं अंदर से कितना मजबूत हूं, सशक्त हूं, शक्तिशाली हूं। ये कार्य से ही तो सिद्ध होगा। उसके निवास स्थान के सामने एक वृद्ध भिखारिन बैठने लगी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। वह चीथड़े, फटे पुराने मैले कपड़े पहनती थी। सुभाष ने सोचा, मुझे इसको कुछ देना चाहिए, परंतु पिताजी के भेजे पैसे नहीं, स्वयं के कष्ट झेल करके कुछ इसको देना चाहिए। तो क्या किया सुभाष ने? प्रेसिडेंस कॉलेज 3 मील दूर था सुभाष के निवास से। उसने पैदल जाना शुरू किया और ट्राम के किराए के पैसे वह प्रतिदिन बूढ़ी भिखारन को देने लगा। पिताजी को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने अपना माथा ठोका कि ये तो कुछ भी करेगा, अपने आप को तपा रहा है, ये सब तरह के सुख संपन्न का भोग कर सकता है, अभी भी कर सकता है। मैंने जब उन 3 बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाया है तो ये भी ठीक तरह से पढ़ सकता है। वो बहुत बड़े वकील थे, जानकीनाथ बोस। अब जो इनका समूह बना हुआ था, समूह के सदस्यों ने 8 दिनों का शिविर रखा, एक कैंप। सबने भगवा
कपड़े पहने और झोली हाथ में लिए धन धान्य जुटाया। इस शिविर में एक और अद्वितीय घटना घटती है। एक और साथी इस शिविर में मेडिकल कॉलेज के छात्र भी थे। उनमें से एक थे केशव बलिराम हेडगेवार, जो सुभाष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर सेवा कार्यों में जुटे हुए थे। मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। ये केशव बलिराम हेडगेवार कौन थे? जिन्होंने आगे 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, स्थापना की। देशभक्तों की एक बहुत बड़ी संस्था बनाने का निश्चय किया और विजयदशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों को लेकर के एक संघ स्थान के ऊपर शारीरिक बौद्धिक चर्चाएं करने का और इस देश के लिए सर्वस्व लुटाने वाले, पूरे देश के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, सब जगह जब तक इतनी मात्रा में लोग नहीं हो जाएंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। क्षणिक स्वतंत्रता अगर मिल भी गई तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इस देश के पुत्र रूप समाज को, हिंदू समाज को जब तक मैं संगठित नहीं कर लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये थे केशव बलिराम हेडगेवार, जो इस समय मेडिकल छात्र के नाते जो उस कैंप में थे और सुभाष बाबू के साथ सेवा कार्य कर रहे थे। ये हेडगेवार 1925 से पहले कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के सेवा दल के प्रमुख भी रहे। उसके बाद उनको लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, जो आज सारे विश्व का बहुत सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। उनके केशव बलिराम हेडगेवार के साथ जो संबंध आए, दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और दोनों के अंदर स्नेह संबंध भी स्थापित हुआ। जब सुभाष और केशव कार्य कर रहे थे तो आपस में चर्चाएं भी करते थे। आपस में उनकी चर्चाएं भी होती, कैसे होगा, कब होगा, समाज की आज की अवस्था क्या है, हम क्यों बार बार मार खा रहे हैं, क्यों इतने सालों से, इतनी सदियों से, शताब्दियों से मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये सब समय समय पर आकर हमें गुलाम क्यों बनाते हैं, हम क्यों बन जाते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ समाज, विश्व गुरु रहा समाज, सोने की चिड़िया भारत, हम कैसे लूटने देते हैं, कहाँ कमी है। ये सारी चर्चाएं उनके आपस में होती। बाढ़, हैजा, अकाल आदि आपत्तियों से लड़ते लड़ते आपस में देशभक्ति की चर्चाएं, उनके अंदर विचारों की चर्चाएं हमेशा होती रहती। सर्वत्र चारों ओर दारिद्र्य, दैन्य, अज्ञान, अकर्मण्यता, आलस्य और भीरुता का राज्य था। भारत की उस समय की अवस्था का एक चित्र। कौन इसे बदलेगा? इस प्रचंड कार्य को कौन करेगा? कार्य बहुत बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे प्रश्न उनके हृदयों में, दोनों के हृदयों में कचोटने लगे, अपने अपनी तरह से अंदर से उनको उद्वेलित करने लगे। सन 1914 के मई मास में सुभाष चंद्र अपने मित्र हरिपाद चट्टोपाध्याय के साथ गुरु की खोज में निकले। इसके लिए कोई अच्छा गुरु चाहिए। शिवाजी का भी तो गुरु था ना, समर्थ गुरु रामदास। ऐसे अनेक पहले के महापुरुषों को स्मरण करते हुए, आंखों के सामने उनके चित्र लाते हुए
एक अच्छे गुरु की भी खोज के लिए वो निकल पड़े। न घर में बताया न पैसे लिए। ऋषिकेश से वाराणसी तक अनेक तीर्थ क्षेत्रों में वे गए। सब जगह जटाधारी, भगवी, कफनी, धुनी आदि देखकर वे माथा नभाते रहे, निराश हो आगे बढ़ते रहे। देश लुट रहा है और ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी सेना बन सकती है साधु संत महात्माओं की, ये देश को बचाने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? 25 दिनों के बाद सुभाष कलकत्ता आ गए। शरददा उसके भाई उसे कटक ले आए। सुभाष को देखकर प्रभावती देवी दौड़ पड़ी, उसको गले लगाया, गले लगाकर रोने लगी। पास बैठाकर माता श्री ने उन्होंने पूछा अपने बेटे को, क्या अपनी मां को केवल कष्ट देने के लिए ही तुम जन्मे हो? पिताजी की आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उनके पूछने पर सुभाष ने पूर्ण वर्णन सुनाया। पिताजी ने कहा, तुम वापस आ गए, हम सब कुछ पा गए। इसके बाद सुभाष को टाइफाइड हुआ। कई दिनों तक वे बिस्तरे पर, बेड पर पड़ा रहा। जनवरी 1915 में उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। 10 जनवरी 1916 की बात है। जनवरी 10, 1916। प्राध्यापक प्रोफेसर ओटन ने एक विद्यार्थी को भद्दी गालियां दी और धक्का मारा। सुभाष उसे लेकर प्रिंसिपल के पास गए, उस विद्यार्थी को लेकर। विद्यार्थी ने पूरी आपबीती सुनाई। सुभाष ने प्रिंसिपल से कहा, प्राध्यापक ओटन विद्यार्थियों से हमेशा ही बुरा व्यवहार करते हैं। विद्यार्थियों की सभा में उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जेम्स ने कहा, प्रिंसिपल ने, ऐसा कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक पर चले गए। एक दिन ओटन, प्रोफेसर ओटन, दुर्व्यवहार करने वाले, गाली देने वाले, पीटने वाले, स्वयं विद्यार्थी सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, जो हुआ सो भूल जाओ। विद्यार्थियों ने तालियां पीटी। कॉलेज पूर्ववत चलने लगा। परंतु 15 दिनों बाद ओटन ने फिर से एक विद्यार्थी पर हाथ चला दिया, उसकी पिटाई कर दी। प्रिंसिपल ने सुभाष को विद्यार्थियों जब उसकी पिटाई कर दी तो विद्यार्थियों ने प्रोफेसर को घेरा और उनकी पिटाई कर दी। सुभाष बाबू के नेतृत्व में ये सारा हुआ। प्रिंसिपल ने सुभाष बाबू को बुलाकर बोला, इस सब की जड़ में तुम हो, तुम माफी मांगो। सुभाष बाबू ने कहा, मैं क्यों माफी मांगू? कसूर तो प्राध्यापक ओटन का है और उन्हें काबू में ना रखने वाले प्रिंसिपल का है। माफी मांगनी है तो इन दो को मांगनी चाहिए। वो प्रोफेसर बार बार गलती करता है, बार बार गाली देता है और पीटता है, और आप उसको काबू में नहीं रख पाते, उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। माफी मांगनी है तो आप दोनों को मांगनी है, सुभाष को नहीं। प्रिंसिपल ने गरज कर, कड़क कर बोला, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल देता हूं, रेस्टिगेट करता हूं। और सुभाष ने बड़े शांत भाव में क्या बोला, धन्यवाद, थैंक यू सर। ये कहकर
वो बाहर निकल आए, चले गए। नियति और भविष्य कुछ और उनसे करवाने वाला था। शांत होकर पीछे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से जिस अध्यात्म ने उनको अंदर से सशक्त बनाया हुआ था, शांत बनाया हुआ था, ये उसका स्वरूप था, दर्शन था कि वो कहते हैं धन्यवाद। सुभाष कटक में रहने लगा। उसने अपने मित्रों को जुटाया और स्वेच्छा सेवा संघ स्थापित किया। स्वेच्छा सेवा संघ स्थापित किया। कटक के आसपास गांव में जाकर इस संघ ने बहुत सा सेवा कार्य किया। उसके पीछे एक भाव भी होता था कि इस बहाने हम कुछ सीखेंगे और कुछ लोगों से संपर्क आएगा, उनको लेकर मैं आगे बहुत बड़ी अंग्रेजों की सत्ताशाही को चुनौती दे सकूंगा। फिर सुभाष ने अपने साथियों से कहा, हमारा कार्य केवल प्रासंगिक ना रहे, ओकेजनली कभी कभी हो गया, कर लिया, हम इसको स्थायी रूप देंगे। हमारी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति होनी चाहिए, तभी तो ये हम लंबे समय तक कर पाएंगे। नहीं तो बस जोश आया, थोड़े दिन किया, फिर सो गए लंबी नींद, ऐसा नहीं चलेगा। उनकी जो कॉलोनी थी उसके मैदान में रोज शाम को युवक जुटने लगे, नौजवान आने लगे। वह क्या करते? नित्य नियम से वो व्यायाम करते, खेल करते, चर्चा करते, व्याख्यान आदि करने लगे। सुभाष अनेक विषयों पर बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण देने लगे, अध्यात्म पर, देशभक्ति पर, उससे पहले हुए पूर्वजों के जीवनियों पर वो बोलकर अपने साथियों को प्रेरित करने लगे। अलग अलग अनेक विषयों पर बोलने वाले सुभाष को देखकर, सुनकर सब आकर्षित होने लगे। एक साल बीत गया, एक साल कटक में बीत गया। उधर कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में परिस्थितियां बदल रही थीं। सुभाष को स्कॉटिश मिशन कॉलेज में प्रवेश मिल गया। सुभाष को स्कॉटिश मिशन कॉलेज में प्रवेश मिल गया। वहां उसने विश्वविद्यालय के 4 मंथ मिलिट्री कैंप, 4 महीने के चतुर्मासिक सैनिक शिक्षा शिविर में भाग लिया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी उनका लक्ष्य था। मन में कई तरह के विचार थे अपने भविष्य के लिए कि मुझे जो सेना बनानी है उसका मुझे भी तो ज्ञान हो, और मुझे जो प्रशिक्षण देना है वो मेरे में भी तो हो। बंदूक चलाना, घुड़सवारी, ऐसे अनेक, पीटी, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, ऐसे जो भी मिलिट्री की सख्त से सख्त ट्रेनिंग होती है, लक्ष्य था उस सबको निकट से देखना, अभ्यास करना। 4 महीने का ये कैंप उसने बहुत सारी बातें सीखने का प्रयास किया। मार्च सन 1919 में, मार्च 1919 में सुभाष ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसका द्वितीय क्रमांक आया, फिर से उसमें सेकंड पोजीशन प्रांत के अंदर। सुभाष के पूर्व जीवन के ऐसे सारे प्रसंग जानकी बाबू तथा प्रभावती देवी की आंखों के सामने आने लगे।
उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठी। आए दिन अंग्रेज अधिकारी अधिकाधिक उन्मुक्त हो रहे हैं, घमंडी हो रहे हैं, तानाशाह हो रहे हैं। सुभाष किसी उदंड अंग्रेज से पाला पड़ा तो सुभाष का, हे राम, मेरे सुभाष का क्या होगा अंग्रेजों के साथ, उनकी कैसे निभेगी। उन्हें शीघ्र ही पता चला कि सुभाष ने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया है। ये बीच का काल था जो मैंने रखा, लेकिन मैं आपको वहीं लेके गया हूं। प्रथम एपिसोड की कुछ प्रारंभिक बातों की तरफ लेके जा रहा हूं। सुभाष वहां से चल पड़े हैं और इधर जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के मन में, माता पिता के मन में क्या क्या चल रहा है। वो पूरे रील स्कूल की, कॉलेज की, सेवा कार्य की, बनारस से, ऋषिकेश से बनारस की यात्रा की, उसका सारा आध्यात्मिक और सेवा क्षेत्र के अंदर काम करने की, ऐसा सारा कुछ, और देश के लिए मर मिटने की, उसके पहले हुए क्रांतिकारियों के लिए आगाध श्रद्धा सुभाष के मन में थी। वो सब बातें उनके सामने घूम रही थीं और उन्हें शीघ्र ही पता चला कि उसने त्याग पत्र दे दिया। मित्र रिश्तेदार सभी चकित हुए। आईसीएस यानी उच्च पद, मोटी तनख्वाह, ऐश्वर्य और रोब टोप, पूरी तरह से, पूरी अच्छी तरह से, पर्सनैलिटी, स्टेटस। भारत में और इंग्लैंड में जिस आईसीएस के लिए हजारों युवकों